आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूँ गोनू झां का एक मजेदार किस्सा। गोनू झां का जलवा वैसा ही था जैसा अकबर के दरबार में बीरबल का। गोनू झां बीरबल की तरह ही बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो चलिए अब सुनते हैं उनका एक बहुत ही मजेदार किस्सा जिसका नाम है गोनू झां का शास्त्रार्थ। मिथिला के राज दरबार में एक दिन काशी से पढ़कर एक विद्वान आए। मिथिला नरेश ने उनका समुचित स्वागत किया। महाराज, आप जैसे विद्वान के चरण हमारे राज्य में पड़े, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और अपने ज्ञान से हमें और हमारी प्रजा को लाभान्वित करें। विद्वान ने उत्तर दिया, मैं काशी के प्रसिद्ध गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त हूँ। समस्त वेद, शास्त्र और पुराण मुझे कंठस्थ हैं। इस समय मैं एक विशेष प्रयोजन से यात्रा पर हूँ। यात्रा विद्वानों के ज्ञान प्रसार का माध्यम होता है शास्त्री जी, परंतु प्रत्येक यात्रा पड़ाव भी चाहती है। आप कुछ दिन हमें भी सेवा का अवसर दें। मिथिला नरेश ने फिर आग्रह किया। विद्वान ने जवाब दिया, वो सब तो ठीक है राजन, लेकिन इससे पूर्व आप मेरे यहाँ आने का कारण जान लीजिए। बताइए विप्रश्रेष्ठ, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? विद्वान ने कहा, मैं काशी से पूर्ण शिक्षित होकर निकला तो मुझे मार्ग में एक कथावाचक विद्वान मिले। सभा के बीच में वो चर्चा कर रहे थे। मैंने उनसे 3 प्रश्न कर डाले। उनसे एक का भी जवाब ना दिया गया। ज्ञान तो उनका सीमित था, लेकिन क्रोध असीमित। वो लज्जित होकर भरी सभा में क्रोधित हो उठे और बोले, हे विद्वान, मैंने माना कि आपके पास ज्ञान का प्रचुर भंडार है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक विद्वान है। जिस दिन आपको स्वयं से उत्तम मिलेगा, उस दिन आपका ज्ञान बगले झांकता नजर आएगा। विद्वान की पूरी बात सुनने के बाद मिथिला नरेश ने कहा, विप्रवर, उस कथावाचक की ये बात तो सत्य है कि इस संसार में एक से एक उच्च कोटि के विद्वान हैं। विद्वान ने पलटकर जवाब दिया, परंतु मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैंने समस्त शिक्षाएं पूर्ण की हैं और मैं पूर्ण विद्वान हूँ। मेरे समकक्ष विद्वान हो सकते हैं, परंतु मुझसे अधिक विद्वान कोई नहीं मिलेगा। शास्त्री अहंकार से बोला, और मेरी ये यात्रा उसी विद्वान की खोज में है। मैं घोषणा करता हूँ कि जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मैं उसका शिष्य हो जाऊंगा, अन्यथा उसे मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। मिथिला नरेश ने बहुत आराम से बोला, आप ज्ञान के अहंकार में हैं। अहंकार विद्वानों को शोभा नहीं देता। इस पर विद्वान ने कहा, ज्ञान का प्रदर्शन ही विद्वान की शोभा है। क्या मिथिला राज्य विद्वानों से विहीन है? क्या आप में मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस नहीं है? अब तो मिथिला नरेश भी क्रोधित हो उठे। उन्हें अपने राज्य के विद्वानों पर पूरा विश्वास था। चुनौती स्वीकार कर ली गई। शास्त्रार्थ शुरू हो गया। दरबार में उपस्थित विद्वान बारी बारी से शास्त्री से भिड़े, पर शास्त्री के ज्ञान के समकक्ष कोई ना टिका। अब तो महाराज को भी चिंता सताने लगी। वास्तव में मिथिला में कोई ऐसा विद्वान नहीं जो इस घमंडी शास्त्री को पराजित कर सके। दूसरे दिन भी शास्त्री को कोई पराजित न कर पाया। फिर तो महाराज ने सारे राज्य में घोषणा करा दी, जो भी इस शास्त्री को पराजित करेगा उसे भरपूर पुरस्कार सहित दरबार में विशिष्ट पद प्राप्त होगा। बात गोनू झां के गांव तक पहुंची। भाई, हमारे गांव के विद्वान तो गोनू झां हैं। उन पर माँ काली की विशेष कृपा है। उस शास्त्री को हराकर मिथिला का सम्मान बचा सकते हैं, गांव के वृद्ध ने कहा। दूसरे वृद्ध ने कहा, लेकिन गोनू झां ने कभी विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा है और वो शास्त्री काशी से पढ़कर आया है। गोनू झां की दाल नहीं गलेगी। कैसी बात करते हो? गोनू झां का ज्ञान किताबी नहीं है।
वो तो माँ काली की कृपा से जन्मजात विद्वान है। देख लेना, गोनू झा यदि शास्त्री से भिड़े तो शास्त्री की बोलती बंद हो जाएगी। फिर सारा गांव मिलकर गोनू झा के घर पहुंचा और उसे शास्त्रार्थ में जाने के लिए कहा। गोनू झा सबकी बात सुनकर बोले, काका, कहाँ काशी का विद्वान और कहाँ मैं। इस पर सभी ने एक स्वर में कहा, गोनू बेटा, हमारा विश्वास कहता है कि तुम अवश्य ही जीत जाओगे, और वैसे भी मिथिला का सम्मान संकट में है। तुम्हें आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। माँ भगवती की कृपा से ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है काका, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं आज ही मिथिला जा रहा हूँ, गोनू झा ने कहा और तैयारी शुरू कर दी। फिर वो मिथिला चल पड़े। 2 दिन के सफर के बाद मिथिला जा पहुंचे और राजमहल के सामने जा डटे। उन्होंने पहरेदार को अपने पधारने का प्रयोजन बताया। पहरेदार निराशा से बोला, भैया, वो शास्त्री बड़ा विद्वान है और लगता है कि मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि विद्वानों की बोलती बंद हो जाती है। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए पहरेदार से कहा, ऐसी बात मत सोचो मिथिला भाई। मिथिला ज्ञान की भूमि है। वो शास्त्री यहाँ से पराजित होकर ही लौटेगा। माँ धरती पे विश्वास रखो। रात से जाकर कहो कि मुझे शास्त्रार्थ की आज्ञा दें। पहरेदार ने गोनू झा को वहीं रोका और दरबार में सूचना भेजी। गोनू झा को अंदर भेजा गया। अभी अभी शास्त्री ने एक विद्वान को पराजित किया था और अपनी जीत पर बड़े ही मोहक ढंग से मुस्कुरा रहा था। गोनू झा अभी अभी पहुंचे थे। महाराज की जय हो। मेरा नाम गोनू झा है। मैं आपकी प्रजा का हिस्सा हूँ। आपकी कृपा से मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है और उसी ज्ञान के विश्वास पर मैं परम विद्वान ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करने की आज्ञा चाहता हूँ। राजा ने साधारण वेशभूषा में आए हुए देहाती को देखा और धीरे से स्वीकृति दे दी। उन्हें नहीं लगता था कि ये साधारण देहाती कुछ कर पाएगा। गोनू झा शास्त्री के सामने वाले आसन पर जमकर बैठ गए। शास्त्री महाराज मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में उपहास का भाव था, जैसे कह रहे हो कि ये मुंह और मसूर की दाल। तो शास्त्री जी, आप हैं वो प्रकांड विद्वान जो मिथिला को शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से पराजित करने का दुस्साहस कर रहे हैं, गोनू झा बोले। गोनू झा की ये बात सुनकर शास्त्री जी हड़बड़ाए। अभी तक किसी ने इस प्रकार की भेद भरी बात उनसे नहीं कही थी। उधर मिथिला नरेश भी सचेत हो गए और एक हल्की सी आशा की किरण उनके मुख पर चमकी। शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाओ जवान, शास्त्री तिलमिलाया। मैं तो तैयार हूँ भगवान, गोनू झा मुस्कुराए। तो फिर मैं प्रश्न करूं, शास्त्री ने कहा। गोनू झा बोले, आप तो 4 दिन से प्रश्न ही कर रहे हैं। विद्वान केवल प्रश्न ही नहीं करते बल्कि उत्तर भी देते हैं। इस बार तो शास्त्री और भी हड़बड़ा गए। उधर मिथिला नरेश अनायास ही ताली बजा उठे। तुम्हारा क्या अभिप्राय है, शास्त्री ने पूछा। महोदय, मैं आपसे प्रश्न पूछने की आज्ञा चाहता हूँ। अरे, इसमें आज्ञा कैसी, महाराज ने बीच में कहा। शास्त्रार्थ में प्रश्न और उत्तर ही तो होते हैं। तुम अपने प्रश्न करो। शास्त्री जी प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने समस्त वेद और शास्त्र पढ़े हैं। वो अवश्य उत्तर देंगे। अब शास्त्री जी शंकित हो उठे। अभी तक उन्होंने प्रश्न ही किए थे। आज पहली बार उनके सामने प्रश्न करता आया है। जाने कैसे प्रश्न करेगा। हाँ तो महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि बुद्धि का प्राकट्य कहाँ है, बुद्धि कहाँ प्रकट होती है। शास्त्री ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत ही साधारण और बचकाना प्रश्न है। मस्तिष्क से बुद्धि प्रकट होती है। नहीं महोदय, बुद्धि का प्राकट्य होठों से, हाथों से और आंखों से होता है। यदि हम इशारे ना करें, हम मुंह से ना बोलें और हम हाथों से ना लिखें तो बुद्धि प्रकट नहीं हो सकती। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शास्त्री जी का मुंह उतर गया। गोनू झा का प्रश्न और उत्तर दोनों ही सटीक थे।
महाराज ने गर्व से गोनू झा की ओर देखा। महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि का आहार क्या है? शास्त्री जी चकरा गए। बुद्धि कब से खाने लगी? ये क्या बेतुका प्रश्न है? बुद्धि के पेट ही कहाँ होता है? शास्त्री जी ने झल्लाते हुए जवाब दिया। नहीं महोदय, फिर भी बुद्धि समय को खाती है। समय ही बुद्धि का आहार होता है। आप 4 दिन से बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या बुद्धि ने 4 दिन का समय नहीं खाया? गोनू झा बोले। सभा एक बार फिर करतल ध्वनि कर उठी। शास्त्री का मुंह देखने लायक था। प्रश्नकर्ता साधारण दिखता था, प्रश्न असाधारण थे। अब मेरा अंतिम प्रश्न है, मेरी बुद्धि का क्या मूल्य है? शास्त्री जी चकराकर अपना सर खुजलाने लगे। इससे स्पष्ट हो गया था कि उस प्रश्न का कोई भी उत्तर उनके पास नहीं था। बुद्धि का कोई मूल्य कैसे आ सकता है, और वो भी किसी और की बुद्धि का? ये देख गोनू झा ने कहा, महाराज आज्ञा हो तो मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर दरबार के एक साधारण से दरबारी से दिलवाऊं, ताकि शास्त्री जी को यह भ्रम ना रहे कि मिथिला राज्य में विद्वता की कोई कमी है। अति उत्तम, राजा प्रसन्न हो उठे। आज्ञा है। गोनू झा ने वही प्रश्न एक साधारण दरबारी से किया। महाराज, इनकी बुद्धि का मूल्य तो आज बच्चा बच्चा जानता है, दरबारी ने कहा। इन्होंने अपनी बुद्धि से शास्त्री जी का भ्रम तोड़ दिया कि उनसे बड़ा विद्वान कोई और नहीं है। अब ये विजेता हैं और विजय का मूल्य ढेर सारे पुरस्कार और दरबार में विशिष्ट पद के रूप में उन्हें प्राप्त होगा। अवश्य अवश्य, वाह युवक, तुम वाकई विद्वान ही नहीं चतुर भी हो। हम आज से ही तुम्हें अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त करते हैं, राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उधर शास्त्री जी उठकर अपना पोथी पत्रा समेट कर चलने को हुए, तो गोनू झा ने हाथ जोड़कर मार्ग रोका। शास्त्री जी, आप परम विद्वान हैं। मुझे ये स्वीकारने में कोई संकोच नहीं कि मैंने ज्ञान से नहीं, तुक्के से आपको पराजित किया है। इसलिए आप मन में ग्लानि ना रखें। आप हमारे पूज्य हैं। शास्त्री जी की आंखें खुल गईं, उनका गर्व चूर चूर हो गया। गोनू झा विद्वान भी थे और सज्जन हृदय भी। गोनू झा मिथिला के दरबार में सम्मानित पद पर आसीन हुए। उन्हें महाराज ने ये भी सुविधा दी कि वो जब चाहें तब दरबार में आ जा सकते हैं, और ढेर सारा पुरस्कार लेकर गोनू झा अपने गांव वापस आ गए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।